मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है अव्यय। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अव्यय का अर्थ क्या होता है। देखिए बच्चों, अव्यय जो होता है वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता। अव्यय जो होते हैं वो व्याकरण के अन्य पदों से भिन्न होते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद के रूप में परिवर्तन होता है, इसलिए इन्हें विकारी पद कहा जाता है। वहीं कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका रूप सदैव एक ही जैसा बना रहता है, यानी कि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसे एक ही रूप बने रहने के कारण उन्हें अविकारी पद कहा जाता है, जैसे कि इधर, उधर, ओ, अरे, तथा, इसलिए, परंतु। इनमें जैसे कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता इन शब्दों में। अब हम बात करेंगे अव्यय के भेद कितने होते हैं। अव्यय के 5 भेद बताए गए हैं, और वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मय बोधक, और पांचवा है निपात। यानी कि ये 5 भेद अव्यय के बताए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो पद क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है, जैसे कि अधिक, कम, बड़ी तेजी से। ये सब क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद मुख्यतः 3 आधारों पर होते हैं, और वो कौन कौन से आधार हैं जिस पर क्रिया विशेषण के भेद माने गए हैं। पहला है अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद, दूसरा है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण भेद, और तीसरा है रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। ये 3 प्रकार से इसके भेद माने गए हैं, 3 आधार है ये। तो सबसे पहले है अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 4 भेद माने गए हैं, और वो 4 भेद कौन कौन से हैं बच्चों। पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, और चौथा है परिमाणवाचक। ये 4 भेद माने गए हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के ये 4 भेद माने गए हैं। पहले बात करेंगे हम कालवाचक की। कालवाचक किसे कहते हैं? जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कि आज, कल, कभी कभी, हमेशा, कब, तब। ये सब कालवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा है स्थानवाचक विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कि यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे। ये सब इसके उदाहरण हैं। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है, जैसे कि धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, कैसे, तेज। ये सब इसके उदाहरण हैं। और इसका चौथा जो भेद है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया की मात्रा या परिमाण बताए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, जैसे कि कम, बहुत, अधिक, थोड़ा। ये सब इसके उदाहरण हैं। अब अगली हम बात करेंगे प्रयोग की दृष्टि से, यानी कि पहला था अर्थ की दृष्टि से जिसके मैंने आपको भेद बता दिए हैं, और दूसरा है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 3 भेद माने गए हैं, और ये 3 भेद कौन कौन से हैं? साधारण, संयोजक और अनुबंध। ये 3 इसके भेद माने गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? साधारण, यानी कि साधारण क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाले क्रिया विशेषण को साधारण क्रिया विशेषण कहा जाता है, जो कि साधारण रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे कि अब, जल्दी, वहाँ, कहाँ। ये सब इसके उदाहरण हैं। दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो उपवाक्य से संबंधित क्रिया विशेषण को संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है, जैसे कि जहाँ, कहाँ, वहाँ, जब, तब। ये सब संयोजक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तीसरा है अनुबंध क्रिया विशेषण। अनुबंध क्रिया विशेषण क्या होता है?
किसी शब्द के साथ अवधारणा के लिए प्रस्तुत होने वाले क्रिया विशेषण को अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कि तो, कभी, तक। तो ये इसके भेद थे। और अब इसका तीसरा जो भेद है वो है रूप की दृष्टि से। 3 भेद जो मैंने आपको बताए हैं, पहला है अर्थ की दृष्टि से, दूसरा है प्रयोग की दृष्टि से, और तीसरा हम करेंगे अब रूप की दृष्टि से। तो रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? रूप की दृष्टि से अगर क्रिया विशेषण की बात की जाए तो इसके 3 भेद माने गए हैं। और वे 3 भेद कौन कौन से हैं? मूल, यौगिक और स्थानीय। ये 3 जो भेद माने गए हैं वो रूप की दृष्टि से माने गए हैं। पहला है मूल क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते, उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कि अचानक, फिर, ठीक, दूर, ये सब इसके उदाहरण है मूल क्रिया विशेषण के। दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं, उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो यौगिक क्रिया विशेषण है वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु या अव्यय के मेल से बनते हैं। जैसे कि चुपके से, यहाँ तक, वहाँ तक, झट से, भूल से, ये सब यौगिक क्रिया विशेषण के भेद हैं। अब इसका तीसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतरण के किसी विशेष स्थान में आते हैं, उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कि पकड़ा, उठकर, मुझे, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो अब हम जो दूसरा अव्यय का जो भेद है वो हम करेंगे संबंध बोधक अव्यय। मैंने इसके आपको 5 भेद बताए हैं, अव्यय के आपको 5 भेद बताए हैं। तो पहला जो था वो था क्रिया विशेषण, जो कि मैंने आपको बता दिया है, और दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, जो अब मैं आपको करवा रही हूँ। तो संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाए, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि एक मकान के पीछे धर्मशाला है, जो इसमें इस वाक्य में है के पीछे, यानी कि मकान और धर्मशाला में संबंध जोड़ रहा है। ठीक है ना? तो के पीछे है, यह संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि रमेश बाजार की ओर जाता है, तो रमेश बाजार की ओर गया, यानी कि रमेश में और बाजार में ये संबंध स्थापित कर रहा है। की ओर जो है वो इन दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। और संबंध बोधक अव्यय के भेद की अगर बात की जाए तो ये 3 आधार पर होते हैं। तो पहला क्या है? प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक के भेद, दूसरा है अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद, और तीसरा है व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक के भेद। ये 3 आधार पर इसके भेद माने गए हैं। तो सबसे पहला है हम प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्या है कि इसके 2 भेद हैं। प्रयोग के आधार पर अगर संबंध बोधक अव्यय की बात की जाए तो इसके 2 भेद माने गए हैं। पहला है संबंध बोधक, दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक। ये 2 इसके भेद माने गए हैं। तो पहला हम बात करेंगे संबंध की। संबंध बोधक किसे कहा जाता है? जो संबंध बोधक शब्द संज्ञा की विभक्तियों के पीछे आते हों, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे धन के बिना, यानी कि धन के बिना, के जो है इसमें विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह संबंध बोधक कहलाता है। दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक। अनुबद्ध संबंध बोधक किसे कहते हैं? कि जो संबंध बोधक शब्द संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं, उन्हें अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे कि कई दिनों तक, इस वाक्य में जो तक है, कई दिनों तक जो है इस शब्द में विकृत रूप के बाद आया है, तो ऐसे शब्दों को अनुबद्ध संबंध बोधक कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे कि सखियां सहित, इस वाक्य में जो सहित है सखियों के पीछे आया है, तो वो सखियों के विकृत रूप में आता है। ठीक है, ये इसके उदाहरण थे। अब हम अगला बात करेंगे अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के कौन कौन से भेद होते हैं? अर्थ के अनुसार अगर हम बात की जाए तो इसके 13 भेद होते हैं। 13 भेद कौन कौन से होते हैं इसके? कालवाचक, स्थानवाचक, सदृश्यवाचक, तुलनावाचक,
दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, विरोधवाचक और सहचरवाचक और लास्ट है संग्रहवाचक। ये इसके 13 भेद माने गए हैं। अर्थ के अनुसार अगर हम बात करें तो 13 इसके भेद माने गए हैं। अगला है व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक के कितने भेद माने गए हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार अगर बात की जाए तो संबंध बोधक के 2 भेद मुख्य रूप से माने गए हैं, और वे 2 भेद कौन कौन से हैं इसके। पहला है मूल संबंध बोधक और दूसरा है यौगिक संबंध बोधक। ये 2 इसके भेद माने गए हैं। इसका बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि 3 आधार पर होते हैं। पहला होता है प्रयोग के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो हम अब व्युत्पत्ति के आधार पर जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने अव्यय के जो 5 भेद आपको बताए थे, 5 भेद में से मैंने 2 भेदों को कवर कर दिया है। अब हम तीसरा इसका भेद करेंगे, समुच्चय बोधक। यानी कि मैंने इसके 5 आपको बताए थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात। अब हम तीसरा करेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? ऐसे पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि आंधी आई और पानी बरसा। यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय है क्योंकि यह पद 2 वाक्यों को जोड़ता है। यहाँ पर 2 वाक्य कौन कौन से हैं? आंधी आई, पानी बरसा। यानी कि आंधी आई और पानी बरसा, ये और जो है, और जो बीच में शब्द लगा है, ये 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद की अगर बात की जाए तो इसके 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। इसके 2 भेद होते हैं। तो सबसे पहले है समानाधिकरण। समानाधिकरण किसे कहते हैं? जो 2 या उससे अधिक समान पदबद्धों उपवाक्यों को जोड़ता है, उसे समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। जैसे कि और, या, किंतु। यानी कि जो 2 वाक्यों को या 2 पदों को, 2 उपवाक्यों को या 2 पदों को जो जोड़ देता है, उसे समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। और इसके कितने भेद हैं? इसके 4 भेद होते हैं। पहला क्या है? संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विरोध दर्शक और चौथा है परिमाण दर्शक। ये इसके 4 भेद हैं। अब हम दूसरा करेंगे व्याधिकरण, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय के जो 2 भेद हैं, एक है समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण मैंने आपको बता दिया, और अब है व्याधिकरण। व्याधिकरण किसे कहते हैं? जो पद किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ता है, उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि क्यों, की, ताकि, ये सब इसके उदाहरण हैं व्याधिकरण के। अब व्याधिकरण के भेद कितने होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं इसके? कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। इसके ये 4 भेद होते हैं व्याधिकरण के। अब हम बात करेंगे चौथे भेद की, अव्यय के चौथे भेद की, जो है विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जिन अव्ययों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, व्यथा, घृणा आदि मनोभाव व्यक्त होते हैं, उन्हें विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि शाबाश, अरे, छी, वाह, ये सब जो शब्द होते हैं विस्मयादिक बोधक माने जाते हैं। इसके अगर भेद की बात की जाए तो इसके 7 भेद बताए गए हैं। इसके 7 भेद कौन कौन से हैं? हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, तिरस्कार बोधक, अनुमोदन बोधक, संबोधन बोधक और स्वीकार बोधक। ये इसके 7 भेद माने गए हैं विस्मय बोधक अव्यय के। और अब हम 5वां और लास्ट जो इसके अव्यय का भेद है वो है निपात अव्यय। हम अब उसके बारे में बात करेंगे। वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव पैदा करने में सहायता करते हैं, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। लेकिन जो निपात है वो सहायक शब्द होने के बाद भी वाक्य का अंग नहीं माना जाता, परंतु इसके प्रयोग से वाक्य का अर्थ व्यक्त होता है। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता, ये केवल वाक्य में बल प्रदान करते हैं। जैसे कि ही, भी, तो, तक, ये सब वाक्य में एक बल प्रदान करते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता।
और ना ही इनका कोई लिंग होता है। निपात शब्दों का कोई अर्थ लिंग नहीं होता। ऐसे शब्दों को निपात अव्यय कहा जाता है। और अगर निपात अव्यय के भेद की बात की जाए तो इसके 9 भेद होते हैं। और वे 9 भेद कौन कौन से होते हैं? सकारात्मक निपात, नकारात्मक निपात, निषेधात्मक, चौथा है प्रश्न बोधक निपात, पांचवा है विस्मयादि बोधक निपात, छठा है बलदायक निपात और सातवां है अवधारण बोधक निपात और आठवां है तुलना बोधक निपात और लास्ट है आदर बोधक निपात। ये इसके 9 भेद हैं निपात के। मैं आशा करती हूँ आपको यह टॉपिक समझ आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत ही आसान है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा पजलिंग है क्योंकि इसमें भेद बहुत सारे हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरा आज समझा हुआ आपको समझ आ गया होगा और मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।